हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और गाइस, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 10, हैलोजन डेरिवेटिव्स, स्टैंडर्ड 12 का। तो गाइस, लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम लोग अल्किल हैलाइड को कौन से अलग अलग वे से प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहला वे जो हम लोगों ने देखा था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वो था आपका फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल में सबसे पहला मेथड हम लोगों ने देखा था यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड। सेकेंड मेथड हम लोगों ने देखा था फॉस्फोरस हैलाइड्स, उसमें भी देखा था PX3 और देखा था PX5। ठीक है, फॉस्फोरस टेट्राहैलाइड और फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड दोनों के साथ में रिएक्शन हम लोगों ने देखी थी। थर्ड वाली थिंग जो आप लोगों ने देखी थी वो था आपका यूजिंग थायोनिल क्लोराइड, और मैंने आपको ये भी बताया था कि थायोनिल क्लोराइड का मतलब ही SOCl2 भी होता है। इसी के साथ साथ हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में मार्कोनिकॉफ रूल भी देखा था, और मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, अलग अलग रिएक्शंस देखे थे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में डिस्कस की थी। चलिए गाइस, इसी के आगे कंटिन्यूशन में हम लोग आगे का पार्ट देखते हैं। आगे का पार्ट है आपका रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस विथ विनाइल कंपाउंड्स एंड विथ अलील कंपाउंड्स। चलिए देखते हैं इस पार्ट को। तो टॉपिक का नाम है गाइस, आपका टॉपिक का नाम है रिएक्शन ऑफ हैलोजन। हैलोजन मतलब ही क्या होता है आपका X2। रिएक्शन ऑफ हैलोजन विथ, सबसे पहले आपको देखना है विनाइलिक कंपाउंड, विनाइलिक कंपाउंड, और सेकेंड थिंग आपको देखना है अलाइलिक कंपाउंड, अलाइलिक कंपाउंड। ये दोनों के साथ में आपको रिएक्शन देखनी है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपको ये रिएक्शन को डिस्कस करना है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विनाइलिक कंपाउंड होते क्या है, अलाइलिक कंपाउंड होते क्या है। अब जिन लोगों ने स्टार्टिंग वाला लेक्चर नहीं देखा है मेरा, वो डायरेक्टली रिएक्शंस को देख रहे हैं, उनको आज प्रॉब्लम जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग वाले क्लास में जो सबसे बेसिक क्लास था उसमें मैंने आपको समझाया था कि विनाइलिक कंपाउंड क्या होते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि अलाइलिक कंपाउंड क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको उसी क्लास में बता चुकी हूँ। ठीक है भाई, तो अभी आपको बस बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा वो बेसिक का, जो आप लोग ऑलरेडी अटेन कर चुके हो मेरे क्लास में। ठीक है, चलिए देखते हैं विनाइलिक कंपाउंड और अलाइलिक कंपाउंड के साथ में हैलोजन किस तरीके से रिएक्ट करता है। ज़रा ध्यान देना। हाँ, विनाइलिक कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आता है। ठीक है, उसको हम लोग विनाइलिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है भाई, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ले रही हूँ H H H H। ठीक है, इसी को आप इथीन भी बोल सकते हो और इसी को आप विनाइलिक कंपाउंड भी बोल सकते हो। ठीक है भाई, क्योंकि लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि विनाइल ग्रुप में हमेशा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आता है, इसी को आप विनाइल ग्रुप बोलते हो। ठीक है, इसके अंदर में आप किसको डालेंगे, इसके अंदर में आप डालेंगे हैलोजन को। इसके अंदर में आप किसको डालेंगे भाई, इसके अंदर में आप डालेंगे हैलोजन को। विनाइल अलाइलिक कंपाउंड को थोड़ा बाद में देखेंगे, क्योंकि इससे पहले मुझे इससे रिलेटेड रिएक्शंस भी लेनी है। ठीक है भाई, तो मैंने इसकी रिएक्शन हैलोजन के साथ कराई। अब मुझे देखना है कि होगा क्या। अब ज़रा सारे के सारे ध्यान देंगे, सारे के सारे इधर देखेंगे भाई, इधर देखना है बस। हैलोजन के अंदर में आपके दो टाइप के हैलोजन हैं, एक है आपका X और एक है आपका एक और X। क्योंकि यहाँ पे नाम क्या है, X2 हैलोजन है ये, और हैलोजन को हम लोग कौन से इससे रिप्रेजेंट करते हैं, X2, मतलब ही 2X है। सीधी सीधी बात, फॉर्मूला ही है हैलोजन का X2, मतलब इसके अंदर में दो हैलोजन है। अब देखो क्या होगा, एक हैलोजन जो है वो आपका ये वाले कार्बन पे जाएगा, सेकेंड हैलोजन जो है वो आपके ये वाले कार्बन पे जाएगा। अब देखो भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, सारे के सारे इधर देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखना है ज़रा प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ पे रहेगा आपका कार्बन कार्बन, दो हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऑलरेडी थे, तो मैंने दो हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऑलरेडी ड्रॉ कर दिए। दो हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऑलरेडी थे, तो मैंने यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पे एक X ये वाले कार्बन पे जाएगा, एक X ये वाले कार्बन पे जाएगा, तो बिल्कुल वही हो जाएगा। एक X आपका ये वाले कार्बन पे जाएगा और एक X आपके ये वाले कार्बन पे जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए ना सारे के सारे क्या हो रहा है। तो एक्चुअली अगर मैं बोलूँ तो हो क्या रहा है, मैंने विनाइलिक कंपाउंड को लिया है जिसका नाम इथीन है, जिसका नाम अल्कीन है, जिसको आप विनाइलिक कंपाउंड बोलते हो। मैंने इसका हैलोजिनेशन करवाना चाहती हूँ, तो हैलोजिनेशन के लिए मैंने उसके अंदर हैलोजन को लिया। अब हैलोजन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये है X2 और X2 में दो X है, तो एक X जो है वो ये वाले कार्बन पे जाएगा
और एक X जो है वो ये वाले कार्बन पे जाएगा। ठीक है भाई। अब याद रखना है कि जब भी आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे एडिशन करवाते हो, जब भी आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे एडिशन करवाते हो तो हमेशा उसका कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में कन्वर्शन हो जाता है। पता है आपको, मैक्सिमम स्टूडेंट पेपर में ये आंसर सही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था तो वो यहाँ पे भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिखते थे और आंसर उनका गलत हो जाता है। एग्जामिनर अगर ये सपोज 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ गया तो एग्जामिनर आपको सिर्फ और सिर्फ 1 ही मार्क देगा। उसका रीज़न ये है, आपको याद रखना है, सबसे बेसिक थिंग है कि अगर आप अल्कीन का हेलोजिनेशन करवाते हो, अगर आप अल्कीन का हेलोजिनेशन करवाते हो तो हमेशा डबल बॉन्ड कार्बन का सिंगल बॉन्ड कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्शन हो जाता है। ठीक है भाई। तो पहले ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था, अब ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ही है। समझे या नहीं समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके जैसे ही 1-2 और रिएक्शन को देख लेते हैं। अब सेकेंड रिएक्शन में लूँगी। सेकेंड रिएक्शन है आपकी ये वाली, ज़रा ध्यान देना। इधर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ये भी आपका विनाइलिक कंपाउंड है, आप इसको भी इथीन बोल सकते हैं। इसके अंदर में मैं डाल रही हूँ क्लोरीन को, और ये जो रिएक्शन है ये हो रही है आपके CCl4 के प्रेजेंस में। एक और रिएक्शन लेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे भी मैंने हाइड्रोजन को लिया इस तरीके से। ठीक है भाई। इसके अंदर में मैं डालूंगी ब्रोमीन को, और ये रिएक्शन भी आपकी CCl4 के प्रेजेंस में ही हो रही है। CCl4 यहाँ पे क्या है? CCl4 जो है एक सॉल्वेंट है। CCl4 क्या है? CCl4 एक सॉल्वेंट है, और आपको यहाँ पे प्रोडक्ट को बनाना है। चलिए देखते हैं। अब देखना है भाई यहाँ पे होगा क्या, ज़रा ध्यान देना। सीधी सीधी बात, किया क्या था? X2 था तो उसके अंदर 2 X थे, एक X ये वाले कार्बन पे जाएगा, एक X ये वाले कार्बन पे जाएगा। बिल्कुल वैसा ही होने वाला है, कुछ नया नहीं करने वाले हम लोग। जैसा यहाँ पे हुआ ना, बस भाई वैसा ही आप यहाँ पे करने वाले हो। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अगर मैं बात करती हूँ Cl2 की, तो Cl2 में कितने क्लोरीन हैं? 2 क्लोरीन। X2 में कितने X थे? 2 X। Cl2 में कितने क्लोरीन हैं? 2 क्लोरीन। ठीक है भाई। एक क्लोरीन जो है वो ये वाले कार्बन पे जाएगा, दूसरा क्लोरीन जो है वो ये वाले कार्बन पे जाएगा। अब देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये है आपका कार्बन, ये है आपका कार्बन, इस कार्बन पे है 2 हाइड्रोजन, तो मैंने इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन को ड्रॉ कर दिए भाई। इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो भाई मैंने इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन को ड्रॉ कर दिया। अब ज़रा ध्यान देना, सारे के सारे इधर देखेंगे। आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया? एक क्लोरीन जो है वो ये कार्बन पे जाएगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। एक क्लोरीन जो है वो ये वाले कार्बन पे जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है भाई। अब ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था, जब मैंने इसका एडिशन कराया तो ये काय में कन्वर्ट हो गया? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में। जो भी आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था वो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में कन्वर्ट हो गया। समझे या नहीं समझे? चलो नीचे आ जाएंगे। अगर मैं बात करती हूँ इस रिएक्शन की, तो यहाँ पे नाम ही क्या है? Br2। और Br2 में क्या होता है? Br2 में आपके 2 ब्रोमीन होते हैं। जैसे X2 में 2 X थे, Cl2 में 2 Cl थे, और Br2 में 2 Br रहेंगे। एक Br जो है वो आपके ये वाले कार्बन पे जाएगा, दूसरा Br जो है वो आपके ये वाले कार्बन पे जाएगा। आप प्रोडक्ट को देखते हैं, ये है एक कार्बन, ये है सेकंड कार्बन। ठीक है भाई। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन पे मैंने 2 हाइड्रोजन को लगा दिया। इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो मैंने इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन को लगा दिया। ठीक है भाई। अब एक ब्रोमीन जो है वो ये वाले कार्बन पे जाएगा, सेकंड ब्रोमीन जो है वो ये वाले कार्बन पे जाएगा, तो लगा दिया भाई। एक ब्रोमीन ये वाले कार्बन पे, सेकंड ब्रोमीन ये वाले कार्बन पे। और जब भी हम लोग एडिशन करवाते हैं अल्कीन का, जब भी हम लोग एडिशन करवाते हैं अल्कीन का, तो हमेशा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का काय में कन्वर्शन हो जाता है? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। भाई प्रोडक्ट सही बनाना, मुझे पता है सब सही बनाएंगे, लेकिन उसमें से आधे लोग ये मिस्टेक करके आएंगे, वो डबल बॉन्ड ही रखेंगे। आप ये मिस्टेक भूल के भी मत करना भाई। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका नाम देख लेते हैं क्या होता है। इसका नाम होता है भाई 1,2 डाइहेलो इथेन। 1,2 डाइहेलो इथेन। अब इसको 1,2 डाइहेलो क्यों बोला है? क्योंकि ये है 1 पोजीशन, ये है सेकंड पोजीशन। 1 और 2 पोजीशन पे हैलोजन ग्रुप है, 1 और 2 पोजीशन पे हैलोजन ग्रुप है, इसलिए मैंने क्या लिखा? 1, 2। ठीक है। हैलोजन कितने हैं? 2, इसलिए मैंने क्या लिखा? डाइहेलो।
और जिस अल्केन में 2 कार्बन आते हैं उसको हम लोग इथेन बोलते हैं। समझ गए ना। अगर इसी तरीके से इसको देखा जाए तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही आएगा 1 2 डाई। अब ज़रा ध्यान देना, जब X था तो मैंने हेलो बोला, अब Cl है तो मैं क्या बोलूँगी, क्लोरो, तो मैं क्या बोलूँगी, क्लोरो, और इथेन मेरा एज इट इज़ रहेगा। ठीक है भाई, इधर आ जाएंगे सारे के सारे। अब जो अगर मैं बात करती हूँ इसकी, अगर मैं इसकी बात करती हूँ, ज़रा ध्यान देना, हेलो जब X था, क्लोरीन जब क्लोरो था, ब्रोमीन के लिए क्या बोलेंगे, ब्रोमो, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 1 2 डाई ब्रोमो इथेन। समझे या नहीं समझे, तो बस वही वाली चीज़ है। X था तो डाई हेलो क्योंकि 2 X थे, 2 Cl थे तो डाई क्लोरो, 2 ब्रोमीन है तो क्या लिखेंगे, डाई ब्रोमो, 2 कार्बन वाला कंपाउंड है इसलिए इथेन। लो भाई इसका सारे के सारे स्क्रीनशॉट। मतलब अगर मैं सीधी सीधी बात बोलूँ तो अगर आपको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाला कंपाउंड पेपर में आ जाए, उसकी रिएक्शन हैलोजन के साथ में करवानी है, सबसे पहले हैलोजन को तोड़ेंगे, सबसे पहले हैलोजन को तोड़ेंगे। ठीक है भाई, एक हैलोजन को इस वाले कार्बन पे भेजेंगे, दूसरे हैलोजन को इस वाले कार्बन पे भेजेंगे, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का कहीं में कन्वर्शन हो जाएगा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब लो भाई सारे के सारे स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, और एक और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि बुक में जो रिएक्शन दिए ना उसमें ये नहीं बताया कि कौन किसकी तरफ जा रहा है, इसलिए हो सके तो बुक में से रिएक्शन पढ़ने को अवॉइड करो यार, क्योंकि अगर आप बुक से रिएक्शंस को पढ़ेंगे ना, बड़ा दिमाग में कॉम्प्लेक्सेशंस आते हैं कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए यहाँ से पढ़ो। मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैं इसलिए बोल रही ताकि मैंने इसमें यहाँ पे ये बताया कि कौन कहाँ पे जा रहा है, तो उससे हमें क्लियर कट आइडिया मिलता है और पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा ईजी लगते हैं रिएक्शंस, और रिएक्शंस याद रहते हैं। चलिए, तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोगों ने हैलोजन का एडिशन हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा विनाइलिक कंपाउंड में। अब विनाइलिक कंपाउंड के रिएक्शंस तो खत्म हो गए, अब हम लोग किस में एंट्री लेंगे, अलाइलिक कंपाउंड में। चलिए देखते हैं रिएक्शंस ऑफ हैलोजन ऑन अलाइलिक कंपाउंड्स। चलिए भाई देखते हैं हम लोग रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस विथ, सेकेंड ऑप्शन है आपका अलाइलिक कंपाउंड, अलाइलिक कंपाउंड। चलिए भाई, अब अगर मुझे अलाइलिक कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करवानी है हैलोजन की, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मुझे पता होना चाहिए अलाइलिक कंपाउंड क्या है। चलिए देखते हैं अलाइलिक कंपाउंड क्या होता है। सबसे पहले मैं अलाइलिक कंपाउंड को ड्रॉ कर रही हूँ। जो भी आपका अलाइलिक कंपाउंड होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं CH3। जस्ट अ सेकेंड बताती हूँ मैं। अलाइलिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये होता है आपका अलाइलिक कंपाउंड। ठीक है, इसी को फिर से यहाँ पे भी लिख देते हैं। ठीक है भाई, इसके अंदर में मैं डालूंगी क्लोरीन को, इसके अंदर में मैं डालूंगी ब्रोमीन को। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हो रही है, एट हाई टेम्परेचर। ये जो रिएक्शन है ये भी हो रही है भाई आपकी एट हाई टेम्परेचर। ज़रा आप ध्यान देंगे सारे के सारे। अब क्या होने वाला है, क्या होगा भाई, आधे लोग सोचेंगे उसमें क्या बड़ी बात है, ये यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, एक हैलोजन को यहाँ लगा दूंगा, एक हैलोजन को यहाँ लगा दूंगा। भाई ऐसा नहीं होने वाला है। सारे के सारे आंखें खोलो, दिमाग खोलो, अपना कान खोलो, बस इतना ही खोलना है और ज़रा ध्यान से देखना है। विनाइलिक में क्या हो रहा था, जब ओनली कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ रहा था, जब ओनली कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ रहा था, तो जब भी आप उसका हैलोजनेशन करवा रहे थे तो एक हैलोजन एक कार्बन पे जा रहा था, दूसरा हैलोजन दूसरे डबल बॉन्डेड वाले कार्बन पे जा रहा था। बट यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे बताए क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका अलाइलिक कंपाउंड आया है, अलाइलिक कंपाउंड। अलाइलिक कंपाउंड में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से एक मिथिल ग्रुप अटैच होता है, ये होते हैं आपके अलाइलिक कंपाउंड। ये मैंने फर्स्ट वाले क्लास में बेसिक में भी पढ़ाया था, ये भी आपका अलाइलिक कंपाउंड है। तो आप लोग यहाँ पे वाली रिएक्शन मत करना कि एक हैलोजन वहाँ भेज दूंगा, एक हैलोजन वहाँ भेज दूंगा और मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसा सोचना भी मत भाई। वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, जब ओनली कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आते हैं, जब ओनली कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आते हैं और जब आप उसके अंदर में हैलोजन को डालते हो तो एक हैलोजन एक कार्बन पे जाता है, दूसरा हैलोजन दूसरे कार्बन पे जाता है। लेकिन जब अलाइलिक कंपाउंड आते हैं तो रिएक्शन थोड़ी सी अलग हो जाती है। अब देखो रिएक्शन क्या होती है। यहाँ पे आप लोगों ने भाई ये ऑब्जर्व किया, यहाँ पे ज़रा ध्यान देना,
यहाँ पे ज़रा ध्यान देना क्या होगा, ये जो CH2 है इसी को आप CH2H भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है? नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस CH2 को आप CH2H भी लिख सकते हो। CH2H का ही मतलब ही CH3 होता है। इस CH3 को भी आप क्या लिख सकते हैं? CH2H। कुछ गलत नहीं है भाई, इसी CH3 को आप CH2H भी लिख सकते हो, है तो चीज़ सेम ही ना। यहाँ पे भी हाइड्रोजन 3 थे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 3 है, मतलब CH3 को आप CH2H भी लिख सकते हैं। क्लियर है इतना? चलिए अब ज़रा ध्यान देना, इस Cl2 को आप ClCl भी लिख सकते हो, ठीक है भाई। इस Br2 को आप Br भी लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। Cl2 को आप ClCl भी लिख सकते हो, Br2 को आप Br भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक में ऐसा कुछ दिया नहीं, बुक में डायरेक्ट देखे रखा, डायरेक्ट कभी समझ में नहीं आता है ऑर्गेनिक। अब देखो क्या होगा यहाँ पे ज़रा ध्यान देना क्या होगा। यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, सबसे पहले HCl बन के बाहर निकल जाएंगे। यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, सबसे पहले HCl बन के बाहर निकल जाएंगे। तो सबसे पहले आपके साइड प्रोडक्ट में HCl बन के बाहर निकल गए, ठीक है भाई। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही होगा, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Br, सबसे पहले HBr बन के बाहर निकल जाएंगे। यहाँ से एक H और यहाँ से एक Br, सबसे पहले HBr बन के बाहर निकल जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन करने का सबसे बड़ा की ये है कि आप सबसे पहले बाई प्रोडक्ट बना के घर के बाहर निकालो। सबसे पहले बाई प्रोडक्ट बना के रिएक्शन के बाहर निकालो और उसके बाद में मेजर प्रोडक्ट बनाओ। मैक्सिमम लोग क्या करते, पहले मेजर प्रोडक्ट बनाते और उनको जमता नहीं। और इसका जो की है, मैंने इतने बड़े बड़े रिएक्शंस किए MSc में, हम लोग को लगभग 10-10 स्टेप वाले रिएक्शन रहा करते थे मैकेनिज्म के साथ में MSc में। तो उन रिएक्शंस को याद कैसे करेंगे? प्रैक्टिस तो करना ही पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ में थोड़ा सा रट्टाफिकेशन तो करना ही पड़ता है भाई। ओनली प्रैक्टिस से थोड़ी काम होता है, ठीक है। तो उसका ट्रिक ये है कि सबसे पहले साइड प्रोडक्ट को या बाई प्रोडक्ट को पहले बाहर निकाल दो और बाद में मेजर प्रोडक्ट बनाओ। अब देखो क्या होगा, बचा है आपका ये और बचा है आपका ये 2 चीज़ बच गई, इनको चिपका देंगे। ये 2 चीज़ बच गई ना, इनको चिपका देंगे। चलिए भाई देखेंगे क्या होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे आपका क्या आएगा Cl। यहाँ पे आपका ये वाला चीज़ बचा हुआ है और यहाँ पे ये चीज़ बची है, इन दोनों को चिपका देंगे। क्या बनेगा भाई? CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे आएगा Br। क्लियर है भाई इतना? यस और नो, क्लियर है या नहीं है? तो बस फिलहाल आपको क्या याद रखना है, ये दोनों के दोनों मैंने कौन से कंपाउंड लिए हैं? अलाइलिक कंपाउंड। यहाँ पे इनकी भी रिएक्शन मैंने हैलोजनेशन के साथ में करवाई है, हैलोजन के साथ में कराई है। ये है आपका क्लोरीन, ये है आपका ब्रोमीन। रिएक्शन को करते वक्त डायरेक्ट मत लिखो। Cl2 को मैंने Cl के फॉर्म में लिखा, Br2 को मैंने Br के फॉर्म में लिखा। ये रिएक्शन एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे होती है। तीसरी काम की चीज़ ये है कि आधे लोग सोचते हैं जैसे कि विनाइलिक में हुआ, एक हैलोजन इधर एक हैलोजन इधर, वैसा मैं कर दूंगा। लेकिन ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब ओनली कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आते हैं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ में एक मिथिल ग्रुप भी तो आया है ना। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ में एक मिथिल ग्रुप भी तो आया है ना। तो रिएक्शन कहाँ पे होंगी? इस पोजीशन पे। इस पोजीशन को भाई आप अलाइलिक पोजीशन बोलते हो, अलाइलिक पोजीशन, ठीक है। अब ज़रा ध्यान देना क्या होगा, यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl, HCl बन के बाहर निकल गए, HCl बन के बाहर निकल गए। यहाँ से एक H, यहाँ से एक Br, HBr बन के बाहर निकल गए। अब जो बच गया था उनको चिपका देंगे, जो बच गया था उनको जोड़ देंगे और प्रोडक्ट अपना बना लेंगे। जो बच गया था उनको चिपका देंगे, जो बच गया था उनको जोड़ देंगे और अपना प्रोडक्ट बना लेंगे भाई, बना लेंगे। चलिए इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम क्या होता है भाई? इसका नाम आपका होता है 3 क्लोरो प्रोप 1इन। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे नाम कैसे देंगे, तो भाई मेरा जो 2nd नंबर का पार्ट था, 2nd नंबर का वीडियो लेक्चर था इस चैप्टर का, उसमें मैंने एक लेक्चर में पूरे IUPAC देना सिखाया। लेकिन वो जो लेक्चर था, वो लेक्चर आपको इस चैप्टर में तो हेल्प करेगा ही करेगा, लेकिन आने वाले जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स है उनका भी लगभग आप नेम दे पाएंगे। इतना बढ़िया था वो IUPAC का लेक्चर। पार्ट नंबर 2 है, जाके देख लो, ठीक है भाई। तो उससे आप लोग समझ जाएंगे। अब ये चीज़ को मैं डबल से नहीं समझाऊंगी कि ये चीज़ मैंने बहुत बढ़िया तरीके से समझाई थी, पता है ना भाई। चलिए यहाँ पे क्या होगा ज़रा देखना इधर, 1 2 3। इसका नाम क्या होगा? 3 ब्रोमो
प्रोब 1 इन। ठीक है भाई, चलो लेंगे सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब आगे मैं जो लेने वाली हूँ सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ये चैप्टर से वो रिएक्शन फेमस रिएक्शन है। ये चैप्टर से वो जो रिएक्शन है जिसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपको MST CET JEE नीट वहाँ पे भी देखने को मिलेगी। और वो जो रिएक्शन है बोर्ड में तो पूछता ही पूछता है वो MCQ में। वो रिएक्शन को अगर वो MCQ में डालता है या तो फिर वो 1 मार्क वाले रिएक्शन में डालता है। बट 2 ही रिएक्शन है और 2 रिएक्शन में से एक रिएक्शन आएंगी, मैं लिख के देती हूँ, साइन करके देती हूँ। ठीक है, इतना श्योरिटी अगर मैं दे रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग समझ जाओ कि वो रिएक्शन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो चलिए गाइस देखते हैं कौन सी वो 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसकी मैं इतने अच्छे तरीके से बात कर रही हूँ, जिनको मैं बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फटाफट से देखते हैं वो दोनों रिएक्शंस को। चलिए भाई, जो आपकी सबसे पहले रिएक्शन है, सबसे पहले रिएक्शन का नाम है फिंकल-स्टेन रिएक्शन। फिंकल-स्टेन रिएक्शन, फिंकल-स्टेन रिएक्शन। ठीक है भाई, और सेकेंड रिएक्शन रहेगी आपकी स्वार्ट्ज रिएक्शन। वो मैं आपको बताऊंगी। एक बार पहले इधर देखो कि फिंकल-स्टेन रिएक्शन में एक्चुअली आप लोग क्या करते हो। सबसे पहले आप लोग फिंकल-स्टेन रिएक्शन के लिए लेते हो अल्किल क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम क्या होता है भाई? इसका नाम होता है आपका अल्किल क्लोराइड, क्योंकि R होता है अल्किल और Cl का मतलब क्या होता है? Cl का मतलब क्लोराइड होता है। ठीक है भाई, इसके अंदर में आप डालते हो NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिस के साथ साथ रट्टाफिकेशन भी आना चाहिए, दोनों चीज़ें आनी चाहिए। कंसेप्ट तो लगते ही भाई, कंसेप्ट, प्रैक्टिस, रट्टा, ये तीनों लगता है। ठीक है, तो आपने अल्किल क्लोराइड को लिया, इसके अंदर में क्या डाला? इसके अंदर में डाला NaI को, और NaI का मतलब ये क्या होता है? सोडियम आयोडाइड। इसी का मतलब सोडियम आयोडाइड होता है, क्योंकि कभी भी रिएक्शन लिखते वक्त आपको नाम लिखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है, अदरवाइज मार्क्स कटते हैं। इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ठीक है भाई, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे क्या होगा? ये है आपका Cl और ये है आपका Na। ये है Cl, ये है Na। सबसे पहले यहाँ पे आपका NaCl बन जाएगा। ठीक है भाई, ये है आपका Na, ये है आपका Cl। सबसे पहले Na और Cl से NaCl बन जाएगा। हमेशा याद रखना, किसी भी रिएक्शन को करने के लिए लोग सबसे पहले मेजर प्रोडक्ट को बनाने के पीछे भागते हैं और वो अक्सर ये गलत कर देते हैं प्रोडक्ट को। आप ये गलती बिल्कुल मत करना। आप सबसे पहले मेरे ट्रिक के थ्रू जाओ, और मेरा ट्रिक मैंने क्या बताया? सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को रिएक्शन के बाहर कर दो। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को घर के बाहर कर दो। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को रिएक्शन के बाहर कर दो, घर के बाहर कर दो। तो मैंने यहाँ से Na और यहाँ से Cl को रिएक्शन के कर दिया बाहर, बना दिया बाय प्रोडक्ट। अब क्या करना है भाई? जो बच गया उनको जोड़ देंगे, जो बच गया उनको चिपका देंगे, बस काम खत्म। देखो भाई क्या होगा, ये बच गया है, यहाँ पे ये बच गया है, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को चिपका देंगे, और क्या बनाएंगे भाई? और क्या बनाएंगे भाई? अपना बाय प्रोडक्ट। इसका नाम होता है अल्किल आयोडाइड। इसका नाम क्या होता है? अल्किल आयोडाइड। ठीक है, अब ये रिएक्शन में पेपर में कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे एक बार उसको देखते हैं। पहले ये जो रिएक्शन है ये MCQ में लगभग 6 से 7 बार आ चुका है प्रीवियस 15 ईयर्स के पेपर्स में। अब ज़रा सुनना है यहाँ पे क्या बोला जाता है। वहाँ पे आपको बोला जाता है, सबसे पहली चीज़ मैं आपको लिख ही देती हूँ ना, क्वेश्चन लिख देते हैं, किस बात की देर, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, क्वेश्चन देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट is formed in, which of the following product is formed in Finkel-Stein reaction? Finkel-Stein reaction, Finkel-Stein reaction में कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा? सबसे पहला ऑप्शन रहता है अल्किल फ्लोराइड, सेकेंड रहता है आपका अल्किल क्लोराइड, थर्ड रहता है आपका अल्किल आयोडाइड, और फोर्थ रहता है आपका अल्किल ब्रोमाइड। ऐसा क्वेश्चन कम से कम 3-4 बार आ गया पेपर में, सिर्फ एक टिक मार्क से 1 मार्क मिल जाता है। क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म इन फिंकल-स्टेन रिएक्शन। तो भाई फिंकल-स्टेन रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है? अल्किल आयोडाइड, RI। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? RI। ठीक है भाई, सेकेंड रिएक्शन आपको देखो कैसे पूछ रखा है। आपको कभी कभी ऐसा भी आता है 2 मार्क के लिए, उसमें पूछा जाता है RCl में जब आप NaI को डालते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनता है, वो आपको ऐसे भी पूछते हैं। और यहाँ पे आपको बोलेगा दिस प्लस दिस, तो आपको ये दोनों ब्लैंक को फिलअप करना पड़ता है।
अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ये 2 मार्क के लिए आएगा, और एमसीक्यू टाइप का आया तो ये 1 मार्क के लिए आएगा। समझ गए भाई? कर लोगे सारे के सारे? तो एक बार क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ज़रा इधर ध्यान देना, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बताया था कि पेपर में कभी जनरल रिएक्शन नहीं आती, बहुत रेयरली आती है एमसीक्यू वगैरह में, अदरवाइज पेपर में जनरल रिएक्शन नहीं पूछते। अब पेपर में जनरल रिएक्शन नहीं पूछते और आप लोग सब कुछ पढ़ के जाते हो, तो पेपर में आपको रिएक्शन याद क्यों नहीं आते? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, आप बुक से पढ़ते हो और बुक में सिर्फ और सिर्फ हर जगह पे जनरल रिएक्शन दी है, स्पेसिफिक रिएक्शन बुक में दी नहीं है। और पेपर में एग्जामिनर स्पेसिफिक रिएक्शन पूछता है, जनरल तो पूछता ही नहीं है कि नहीं? अब आप लोग सिर्फ जनरल पढ़ के जाते हो और पेपर में स्पेसिफिक आती है, तो इसके वजह से आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स कर ही नहीं पाते। लेकिन आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, जनरल पढ़ाने के बाद मैं स्पेसिफिक भी ले लूँगी और उन्हीं में से कुछ ना कुछ पेपर के अंदर में आएगा। सारी पॉसिबिलिटीज़ मैं यहाँ पे कर दूँगी भाई। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे CH3 CH2Cl। इसका नाम होता है भाई इथिल क्लोराइड, ठीक है। इसके अंदर में हम लोग डाल रहे हैं NaI को, और ये रिएक्शन भी आप करा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है भाई। नेक्स्ट केस लेंगे CH3 CH2 CH2Cl प्लस NaI। ये रिएक्शन भी आप करा रहे हो भाई इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। होने कुछ ज़्यादा नहीं वाला है और ज़्यादा कुछ करना भी नहीं। करेंगे क्या? सबसे पहली बात, छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को सबसे पहले करेंगे घर के बाहर। छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को सबसे पहले करेंगे रिएक्शन के बाहर। तो देखो भाई क्या होगा, यहाँ है Cl, यहाँ है Na। सबसे पहले आप NaCl को घर के बाहर कर देंगे। सबसे पहले आप NaCl को रिएक्शन के बाहर कर देंगे। यहाँ पे है Na, यहाँ पे है Cl। सबसे पहले आप छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को घर के बाहर कर देंगे। समझे या नहीं समझे भाई? अब देखो क्या होगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है N प्रोपिल क्लोराइड। अब क्या करने वाले, अगर छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को घर के बाहर कर दिया, अगर छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को रिएक्शन के बाहर कर दिया, फिर क्या करेंगे? जो बच गएगा उनको चिपका देंगे, जो बच जाएगा उनको चिपका देंगे, जो बच जाएगा उनको जोड़ देंगे। अब देखो भाई, यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे ये बचा है, ये CH3 CH2। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे I बचा। इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को चिपका देंगे और प्रोडक्ट बना लेंगे CH3 CH2I। यहाँ पे ये बच गया था, यहाँ पे ये बच गया था, चिपका देंगे, प्रोडक्ट बना लेंगे। यहाँ पे ये बच गया CH3 CH2 CH2, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन लिखेंगे भाई। अपना क्या जाता है, जितना दिया है उतना लिख देने का। 3 कार्बन है, 3 कार्बन। यहाँ पे क्या बचा भाई? यहाँ पे I बचा। इन दोनों को चिपका देंगे, I को चिपका देंगे भाई। समझे या नहीं समझे? इसका नाम क्या है? यहाँ पे इथिल क्लोराइड था, अब क्या हो जाएगा? इथिल आयोडाइड। यहाँ पे इसका नाम क्या था? इथिल एन प्रोपिल क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या आएगा? एन प्रोपिल आयोडाइड। अब ये एन प्रोपिल कैसे आया? देखो भाई, मैंने वो वाले क्लास में IUPAC के बहुत बढ़िया तरीके से बताया था, एक बार जाके देख लो ना भाई। ठीक है भाई, समझे या नहीं समझे? अब आधे लोग बोलेंगे हमको कैसे पेपर में याद रहेगा कि फिंकलस्टीन रिएक्शन में अल्किल आयोडाइड बनता है। सुनो भाई, सारे के सारे सुनो, यहाँ पे सुनो। फिंकलस्टीन के स्पेलिंग में ही आता है I। फिंकलस्टीन के स्पेलिंग में ही आता है I। फिंकलस्टीन खुद बोल रहा है मेरे अंदर में क्या बनाने का? मेरे अंदर में आयोडाइड बनाने का, मतलब ही RI बनाने का। क्यों? क्योंकि मेरे स्पेलिंग में ही तो I आता है, मेरे स्पेलिंग में ही तो I आता है, तो प्रोडक्ट में भी I तो आना ही है ना, अल्किल आयोडाइड तो बनना ही है ना, क्योंकि मेरे स्पेलिंग में ही I आता है, तो I वाला ही प्रोडक्ट बनाना। ये है ट्रिक भाई। अब लो सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। पेपर में ये रिएक्शन MCQ में आएंगी और ये रिएक्शन 2 मार्क में आएंगी। 2 मार्क में कभी भी ये रिएक्शन नहीं आएंगी 100%। हमेशा स्पेसिफिक पूछा जाता है, जिसमें जनरली सब लोग फंस जाते हैं, बट आप लोग नहीं फंसेंगे। ठीक है भाई, लो स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब देखते हैं अपने नेक्स्ट वाली रिएक्शन को। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी स्वार्ट्ज रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन का नाम क्या है? स्वार्ट्ज रिएक्शन। और हाँ, एक और बात, अगर आप क्लास को अटेंड कर रहे हो तो ऐसे ब्लाइंडली क्लास को देखते हुए अटेंड मत करो, साइड बाय साइड नोट्स बनाते चलो भाई, क्योंकि ऐसे ब्लाइंडली अटेंड करेंगे तो 1 महीने के बाद ही सब भूल जाएंगे और पेपर को तो काफ़ी टाइम रहता है, इसलिए नोट्स बनाते चलो। फिर क्या बार बार थोड़ी वीडियो देखेंगे खोल खोल के? नोट्स बना लो एक बार, नोट्स बन गए बाद में नोट्स को ही पढ़ लेना। बार बार थोड़ी वीडियो देखेंगे भाई हम लोग, आपके पास टाइम थोड़ी उतना। चलिए भाई, देखते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन को।
स्वार्ट्ज रिएक्शन में होता क्या है? स्वार्ट्ज रिएक्शन में भी लेंगे आप RCl को, इसी को क्या बोलते हो? इसको आप अल्किल क्लोराइड बोलते हो भाई, क्योंकि इसमें क्लोरीन है तो आप इसको अल्किल क्लोराइड बोलते हो। इसके अंदर में आप डालते हो जनरली AgF को। AgF के जगह पे आप और भी कोई सब्स्टिट्यूट ले सकते, जैसे कि SbF3 ले सकते, आप इसी के जगह पे AsF3 भी ले सकते हो, इसी के जगह पे आप Hj2F2 भी ले सकते हो। बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आपके पास में हैं, लेकिन हमेशा याद रखना ये अल्टरनेटिव्स में कभी क्वेश्चन नहीं आता है। हमेशा जो क्वेश्चन है ना वो AgF पे आता है, इसलिए ये अल्टरनेटिव्स को मैं इरेज कर देती हूँ, क्योंकि फालतू में आप इतने सारे अल्टरनेटिव्स पढ़ोगे वो सिर्फ समझाने के लिए, और वहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आता है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ज़रा ध्यान देंगे सारे के सारे कि यहाँ पे होता क्या है। यहाँ पे भी वही होगा, सबसे पहले छोटे मोटे प्रोडक्ट को, बाय प्रोडक्ट को घर के बाहर कर देंगे। सबसे पहले छोटे मोटे प्रोडक्ट को, बाय प्रोडक्ट को रिएक्शन के बाहर कर देंगे, रिएक्शन के बाहर कर देंगे। यही तो अपनी स्ट्रैटेजी है रिएक्शंस करने की। अब देखो भाई क्या होगा, यहाँ पे है Cl, यहाँ पे है Ag। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को घर के बाहर कर देंगे, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को रिएक्शन के बाहर कर देंगे। तो ये है आपका AgCl, इसको सबसे पहले मैंने रिएक्शन के बाहर कर दिया, इसको सबसे पहले मैंने घर के बाहर कर दिया। अब क्या करेंगे? अरे भाई अब करने का क्या है, जो बच गया उनको चिपका देंगे, जो बच गया उनको जोड़ देंगे और प्रोडक्ट को फॉर्म कर लेंगे। चलो भाई देखो यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा है आपका R, यहाँ पे बचा है आपका F। इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। यहाँ पे है R, यहाँ पे है F। समझे या नहीं समझे भाई? इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा भाई अल्किल फ्लोराइड। नाम देना ज़रूरी है, और इस रिएक्शन में कोई कंडीशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शन को। ये रिएक्शन आपको MCQ में देखने को मिलेगी 1 मार्क में। समझे या नहीं समझे भाई? अब मैं आपको बता रही हूँ 2 मार्क्स वाली रिएक्शन कैसी पेपर में आएगी। आपको दिया जाएगा CH3 CH2 Cl, इसका नाम होता है भाई इथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है? इथिल क्लोराइड। इसके अंदर में आप डालेंगे AgF को और प्रोडक्ट को बनाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन लेंगे हम लोग 2 मार्क वाली, वो रहेगी आपकी CH3 CH2 Cl। इसके अंदर में डालेंगे AgF वाली और इससे भी आप बनाएंगे सारे के सारे प्रोडक्ट। अब देखो भाई क्या होगा, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को घर के बाहर करेंगे, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को रिएक्शन के बाहर करेंगे। यहाँ से निकलेगा Cl, यहाँ से निकलेगा Ag। सबसे पहले आप AgCl को बाहर करेंगे। पहले मेन प्रोडक्ट कभी मत बनाना भाई, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से भी आप Cl और यहाँ से भी आप Ag को घर के बाहर कर देंगे, AgCl बना के। अब क्या करना है भाई, जो बच गया उनको जोड़ देंगे, जो बच गया उनको चिपका देंगे, प्रोडक्ट को फॉर्म कर लेंगे। यहाँ पे बचा CH3 CH2 और F, जोड़ देंगे, प्रोडक्ट फॉर्म कर लेंगे, CH3 CH2 F। समझे या नहीं समझे? नीचे आ जाओ भाई सारे के सारे, नीचे आ जाओ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है CH3 CH2 और यहाँ पे है F। इन दोनों को जोड़ देंगे, चिपका देंगे, प्रोडक्ट को फॉर्म कर लेंगे। कितने कार्बन है? 3। तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। 3 कार्बन थे, 3 कार्बन फ्लोरीन के साथ इसको जोड़ देंगे, काम आज खत्म। समझे या नहीं समझे भाई? इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा इथिल फ्लोराइड। नाम हमेशा लिखना है। इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा भाई आपका एन प्रोपिल फ्लोराइड। अब एक बात मेरी याद रखना, दुनिया में ऐसी कोई मेथड नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई मेथड नहीं है इतनी जनरल जिसमें आप RF को बना सको, जिसमें आप अल्किल फ्लोराइड को बना सको। क्योंकि जनरली जो अल्किल फ्लोराइड बनाने वाली रिएक्शन होती है, जब आप उसको बनाते हो तो जनरली आग लगी जाती है भाई। कभी भी अगर आप अल्किल फ्लोराइड बनाने की कोशिश करते हो जिसमें फ्लोरीन आता है, तो जनरली वो रिएक्शन में आग ही लग जाती है। हम भी जल जाते हैं, लैब भी जल जाता है, आजू बाजू के लोग भी जल जाते हैं, इतनी खतरनाक आग लगती है। ठीक है भाई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये मेथड ऐसी है जिसका नाम है स्वार्ट्ज मेथड, जिसने अपन को ऐसी मेथड बताया कि जिसमें आप अल्किल फ्लोराइड को बना सकते हो विदाउट आग लगे। सेफली आप इस प्रोडक्ट को बना सकते हो। अदरवाइज ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं है, ऐसी कोई रिएक्शन नहीं जिससे आप इस प्रोडक्ट को बना सकते हो। और अगर बनाने की कोशिश की ना तो जल जाएंगे भाई, सारे के सारे जल जाएंगे, लैब भी जलेंगे, आप भी जलेंगे, सब जल जाएंगे। लेकिन ये मेथड वैसी मेथड है। समझे या नहीं समझे? अब आपको सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाता है,
इन स्वार्ट्ज रिएक्शन द फॉलोइंग प्रोडक्ट फॉर्म इज, 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, RBr, RCl, RI, RF। आप कौन सा इसको टिक करेंगे? RF को। लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई आगे पढ़ते हैं हम लोग आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ टोलिन। चलिए पढ़ते हैं भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ टोलिन। ये टोलिन वर्ड सुनने में बड़ा अजीबोगरीब है, टोलिन, लेकिन चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ टोलिन को। तो नेक्स्ट है भाई आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ टोलिन। अभी हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसका भाई? हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टोलिन का। चलिए समझते हैं इस पार्ट को कि टोलिन एक्चुअली क्या होता है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जो भी आपका टोलिन होता है, टोलिन के लिए आप बेंजीन रिंग को एक CH3 ग्रुप लगाते हो। अगर आपने बेंजीन रिंग को एक CH3 ग्रुप लगा दिया तो आप इसको टोलिन बोलते हो। समझे या नहीं समझे? बेंजीन रिंग को अगर आपने CH3 ग्रुप लगा दिया, बेंजीन रिंग को अगर आपने मिथिल ग्रुप लगा दिया तो उसी को आप टोलिन बोलते हो। समझे या नहीं समझे भाई? इसी टोलिन को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। बेंजीन रिंग को अगर मिथिल ग्रुप लगाया, ये दोनों चीज़ें सेम ही है, इसको भी टोलिन बोलते हैं। अब आधे लोग बोलेंगे हमको ये दूसरा नाम क्यों बता रहे, दूसरा स्ट्रक्चर क्यों बता रहे? उसका रीज़न ये है भाई, अगर पेपर में सिर्फ और सिर्फ आप यही पढ़ के गए और ये आया ही नहीं, ये आया तो क्या करेंगे? तो याद रखना ये और ये सेम है, सिर्फ CH3 का मतलब मिथिल होता है, इसलिए मैंने उसको Me से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या होता है, जब आप रिएक्शन कराते हो तो 2 पोजीशन सबसे एक्टिव पोजीशन रहती है। एक ये वाली पोजीशन रहती है और एक ये वाली पोजीशन, एक ये वाली पोजीशन और एक ये वाली पोजीशन। जैसे कि आपको याद होगा इस पोजीशन को हम लोग ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। ये भी मैंने आपको बेसिक वाले फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाया था। और इस पोजीशन को आप पैरा पोजीशन बोलते हो। याद है भाई सबको? येस और नो, बस वही वाली चीज़ है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी भी जब आप इस टाइप के कंपाउंड को लेते हो, एरोमेटिक कंपाउंड को लेते हो, एरोमेटिक कंपाउंड मतलब वैसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग होती है, तो हमेशा आपकी रिएक्शन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही होती है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशंस एक्टिव होते हैं। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। चलिए देखते हैं रिएक्शन को। रिएक्शन में आप क्या करेंगे? रिएक्शन में आप सबसे पहले लेंगे टोलिन को। तो सबसे पहले भाई मैंने टोलिन को ले लिया। इस टोलिन के अंदर में मैं डालूंगी Cl2 को। ठीक है, और ये रिएक्शन कराएंगे। फिर मैंने एक और बार टोलिन को लिया भाई। ठीक है, इस टोलिन के अंदर में मैं डाल रही हूँ Br2 को। ये भी रिएक्शन आप कराएंगे। अब ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे आपके जो प्रोडक्ट बनते हैं, सबसे पहला आप यहाँ पे ले सकते हो इधर इन प्रेजेंस ऑफ आयरन इन प्रेजेंस ऑफ डार्क। एक आप ये भी ले सकते हो, आयरन इन प्रेजेंस ऑफ डार्क के जगह पे आप FeCl3 भी ले सकते हो। FeCl3 के जगह पे आप एनहाइड्रस AlCl3 भी ले सकते हो। आधे लोग बोलेंगे ये 3 हमको क्यों बता रहे, एक ही बताओ ना, काम खत्म। सुनो भाई, अगर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बताया और पेपर में ये एक नहीं आया, इन दोनों में से कोई आ गए तो क्या करेंगे? तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सोचेंगे मैंने तो Fe इन प्रेजेंस ऑफ डार्क वाली रिएक्शन पढ़ी थी, पेपर में तो FeCl3 आ गया, पेपर में तो एनहाइड्रस AlCl3 आ गया, मैं तो पढ़ के ही नहीं आया, मैं तो पढ़ के ही नहीं आई। ऐसा दिमाग में अब नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको हर एक पॉसिबिलिटी बता दी। अगर हर एक पॉसिबिलिटी बता दी तो टेंशन ही खत्म हो जाएगा ना भाई। कहाँ से भी पूछे एग्जामिनर, आप तो सारे के सारे क्वेश्चन करके आएंगे। यहाँ पे भी वैसा ही, यहाँ पे आप लेंगे भाई आयरन इन प्रेजेंस ऑफ डार्क, और आप लेंगे FeCl3, और आप क्या लेंगे, और आप लेंगे एनहाइड्रस AlCl3। समझे या नहीं समझे? चलिए आ जाओगे यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा ज़रा ध्यान देना। ये होती है आपको ऑर्थो पोजीशन और ये होती है आपकी पैरा पोजीशन। ये होती है ऑर्थो और ये होती है पैरा। रिएक्शन हमेशा कहाँ पे होती है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो सबसे पहले इसको एज इट इज़ देख के लिख देंगे भाई, ये इसको एज इट इज़ देख के लिख देंगे, इसको भी एज इट इज़ देख के लिख देंगे भाई। अब ज़रा समझना है क्या होना है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन हमेशा कैसी होती है? बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन हमेशा बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। तो सबसे पहले मैंने कंपाउंड को हर तरफ लिख दिया भाई, सबसे पहले मैंने कंपाउंड को हर तरफ लिख दिया। अब मैंने क्या देखा? अब मैंने यहाँ पे जो देखा वो ये है कि ये है मेरी ऑर्थो पोजीशन और ये है मेरी पैरा पोजीशन, ये है मेरी ऑर्थो पोजीशन और ये है मेरी पैरा पोजीशन। समझे या नहीं समझे? अब सुनना भाई क्या होगा। इस Cl2 के अंदर में क्या है? इस Cl2 के अंदर में 2 क्लोरीन है। इस Br2 के अंदर में भी क्या है भाई? इस Br2 के अंदर में भी 2 ब्रोमीन है।
Cl2 के अंदर में 2 क्लोरीन है, Br2 के अंदर में भी 2 ब्रोमीन है। ठीक है भाई, क्या होगा, एक क्लोरीन इधर जाएगा, एक क्लोरीन इधर जाएगा, एक ब्रोमीन इधर जाएगा, एक ब्रोमीन इधर जाएगा। समझे या नहीं समझे? अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है भाई आपका टोलिन। इसका नाम भी क्या है? इसका नाम भी है भाई आपका टोलिन। अब ये जो पोजीशन है इसका नाम क्या होता है? ऑर्थो। जो भी ये पोजीशन होती है, इस पोजीशन को आप कौन सी पोजीशन बोलते हो भाई? ऑर्थो पोजीशन। और ऑर्थो को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट वाले लेक्चर में बताया था बेसिक में। तो आप इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थो क्लोरोटोलिन। ठीक है भाई, ये जो पोजीशन होती है, ये वाले पोजीशन, ये पोजीशन को क्या बोलते हैं? पैरा पोजीशन। तो पैरा को आप पी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो आप इसको बोलेंगे पैरा क्लोरोटोलिन। बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको भी नाम दे सकते हो, ऑर्थो ब्रोमोटोलिन, और इसको आप नाम देंगे पैरा ब्रोमोटोलिन। समझे या नहीं समझे भाई? तो बस करने का क्या है, एक आपके इधर जाता है, एक इधर जाता है। कुछ लोग बोलेंगे क्यों इधर क्यों नहीं जाता? अब देखो भाई, प्रोडक्ट बनाना इट्स वेरी इजी, लेकिन कौन से पोजीशन पे ले जाके उसको चिपकाना है, ये चीज़ डिफिकल्ट है। कुछ लोग पगले जैसे यहाँ लगा देंगे, कुछ लोग पूरे जगह पे लगा देंगे, कुछ लोगों का दिमाग ही काम नहीं करेगा, वो वैसे ही छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना इट्स वेरी इजी, सिर्फ और सिर्फ जाके चिपकाना है उसको। लेकिन कौन से पोजीशन पे चिपकाना है, मैटर ये करता है। ठीक है भाई, और इसी के वजह से अगर ये रिएक्शन आएंगी तो 2 मार्क दे के जाएगी। एक रिएक्शन 2 मार्क दे के जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपको टेस्ट करता है एग्जामिनर के, आपको पता है क्या कौन सी पोजीशन पे रिएक्शन होंगी। तो एक होती है ऑर्थो और एक होती है पैरा। समझे या नहीं समझे? लो भाई सारे के सारे इसका भी स्क्रीनशॉट। अब एक और बात यहाँ पे ये याद रखना है कि जैसे ये रिएक्शन क्लोरीन के साथ में हो रही है, ब्रोमीन के साथ में हो रही है, ये रिएक्शन फ्लोरीन के साथ तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर फ्लोरीन के साथ कराने गए तो क्या लगने वाली है? आग। ठीक है भाई, और आयोडीन के साथ में पॉसिबल नहीं होती है, तो सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ में ही पॉसिबल होती है। लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, आगे हम लोग पढ़ते हैं आगे का पार्ट। आगे का पार्ट है आपका नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन अल्किल हैलाइड। नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन अल्किल हैलाइड, जिसको आप RX से भी रिप्रेजेंट करते हो। चलिए गाइस, देखते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन अल्किल हैलाइड होते कैसे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ RX की। तो जो भी आपका RX है, RX का मतलब ही आपका अल्किल हैलाइड होता है। इस R को मैं किसी कार्बन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है भाई, इस R को मैं कार्बन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और इस हाइड्रोजन को मैं H से ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है भाई, ज़रा ध्यान देना। ये क्या है? ये है आपका RX। RX का मतलब क्या होता है? अल्किल हैलाइड। इस R को मैंने कार्बन से रिप्रेजेंट किया है और इस X को X से ही रिप्रेजेंट किया है। ठीक है भाई, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो टोटल कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। ज़रा देखना इधर, ये हुआ आपका 1 बॉन्ड, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4। कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड बनाया। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब ये भी बेसिक मैंने आपको याद करो सारे के सारे फर्स्ट वाले क्लास में बताया था, याद है या नहीं है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करती हूँ आगे के पार्ट की। जैसे कि आप सबको पता है कि जो भी आपके हैलोजन्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसलिए हैलोजन के ऊपर हमेशा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, याद रखना है, इसको कंप्लीट नेगेटिव चार्ज बोलते हैं और इसको पार्शियल नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। ये क्या है? ये कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है। ये क्या है? ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ठीक है भाई, तो हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। अगर एक के ऊपर चार्ज आता है नेगेटिव, अगर एक के ऊपर चार्ज आता है नेगेटिव, तो दूसरे के ऊपर में चार्ज क्या आएगा? तो उसके बाजू वाले के ऊपर में चार्ज क्या आएगा? उसका उल्टा। नेगेटिव का उल्टा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। नेगेटिव का उल्टा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा? आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा, इन अल्किल हैलाइड, इन अल्किल हैलाइड हैलोजन एटम, हैलोजन एटम हैव partial negative charge, partial negative charge। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। एन कार्बन एटम हैव, क्या होता है कार्बन में? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। चलिए भाई, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है
नेक्स्ट पॉइंट आपका ये कहता है कि ये जो बॉन्ड होता है, यहाँ पे एक पोल है, यहाँ पे एक पोल है, मतलब दो पोल सारे हैं, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल है। मतलब ये जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड का नाम होता है मॉडरेटली पोलर बॉन्ड। क्या नाम होता है भाई इसका? मॉडरेटली पोलर बॉन्ड। दिमाग में क्वेश्चन आता है, इस बॉन्ड का नाम मॉडरेटली पोलर बॉन्ड क्यों है? क्योंकि एक तरफ पोल है पॉजिटिव, एक तरफ पोल है नेगेटिव, मतलब दो अलग अलग पोल्स बन रहे हैं, इसलिए बॉन्ड का नाम क्या है? मॉडरेटली पोलर बॉन्ड। बॉन्ड का नाम क्या है? मॉडरेटली पोलर बॉन्ड। समझे या नहीं समझे? अब आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ पे ये बोलेंगे कि अल्किल हैलाइड, मतलब ये आपका RX, या तो आप बोल सकते हो अल्किल हैलाइड, सीधा सीधा अल्किल हैलाइड ही बोलो। अल्किल हैलाइड कंटेन्स मॉडरेटली पोलर बॉन्ड, जो अभी हम लोगों ने देखा। अल्किल हैलाइड के अंदर में क्या होता है भाई? अल्किल हैलाइड के अंदर में मॉडरेटली पोलर बॉन्ड होता है, इसीलिए सो अल्किल हैलाइड्स जो होते हैं, इन्हीं को आप क्या बोलते हो? आर कॉल्ड एज मॉडरेटली पोलर कंपाउंड्स। इसी को आप क्या बोलते हो भाई? मॉडरेटली पोलर कंपाउंड्स। तो यहाँ पे मैंने क्या जाना? यहाँ पे मैंने ये जाना, सीधी सीधी बात, हैलोजन के ऊपर में पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, पार्शियल नेगेटिव। कार्बन के ऊपर में उसका उल्टा आएगा। अगर एक के ऊपर है नेगेटिव, दूसरे के ऊपर क्या रहेगा? पॉजिटिव। वही पॉइंट है पहला वाला। अब ये एक पोल है, ये एक पोल है, तो बॉन्ड का नाम क्या रहेगा? मॉडरेटली पोलर बॉन्ड। ठीक है भाई। अब मैंने वही चीज़ लिखी, अल्किल हैलाइड कंटेन्स मॉडरेटली पोलर बॉन्ड, इसलिए अल्किल हैलाइड कैसे होते हैं? मॉडरेटली पोलर कंपाउंड। समझे या नहीं समझे? लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब आगे का आपका पार्ट क्या है? आगे का आपका पार्ट है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एंथैल्पी वाला पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी का ही मतलब बॉन्ड एनर्जी भी होता है। समझे या नहीं समझे भाई? अब सारे के सारे इधर देखेंगे। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, ये सारे के सारे आपके एक्स है। एक्स मतलब क्या? एक्स मतलब हैलोजन होता है भाई। एक्स मतलब क्या होता है? हैलोजन होता है। ठीक है। और इसकी जगह पे मैंने लिखा है फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखो ज़रा क्या होगा। फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है, क्लोरीन का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, ब्रोमीन का साइज़ थोड़ा और बड़ा होता है और आयोडीन का साइज़ सबसे बड़ा होता है। मतलब नीचे जाने से आपका साइज़ क्या होता है? नीचे जाने से आपका साइज़ इंक्रीज़ होता है। समझे या नहीं समझे? नीचे जाने से आपका साइज़ इंक्रीज़ होता है भाई, इंक्रीज़ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट वाला पार्ट है वो ये है कि आपको एक और बात यहाँ पे याद रखनी है कि जो भी आपकी बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ को, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंथैल्पी को। ठीक है भाई। जो भी आपका बॉन्ड लेंथ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ को, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंथैल्पी को। मुझे पता है ये चीज़ नहीं समझी, मैंने एग्जाम्पल ही कहा लिया, समझेंगी कहाँ से? पहले एग्जाम्पल देखो फिर देखना भाई, सब समझ जाएगा। तो अब मैं देखो क्या करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है, ज़रा ध्यान देना, मैंने यहाँ पे लिया है CH3F। ठीक है भाई। मैंने यहाँ पे लिया है Cl, फिर मैंने लिया है CH3Br और फिर मैंने लिया है CH3I। अब ज़रा ध्यान दो, सारे के सारे इधर देखेंगे, सारे के सारे इधर देखेंगे भाई, इधर एक बार में समझ जाएगा, अदरवाइज बुक में पढ़ते बैठो समझ में नहीं आएगा। पेपर में यहाँ से एक एक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब ज़रा इधर देखो, नीचे जाने से साइज़ क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। फ्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा, क्लोरीन का थोड़ा बड़ा, ब्रोमीन का थोड़ा और बड़ा, आयोडीन का सबसे बड़ा। नीचे जाने से साइज़ हैलोजन का क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे भी वही चीज़ होगी क्योंकि यहाँ पे भी है तो हैलोजन ही ना। अब CH3 तो हर तरफ है, तो अपन CH3 को देख के थोड़ी कंपैरिजन करेंगे क्योंकि CH3 तो चारों में है भाई, तो CH3 को देख के थोड़ी कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन तो हैलोजन को देख के होगा ना, क्योंकि CH3 तो चारों के केस में सेम है। हम लोग कंपैरिजन किसको देख के करेंगे? हैलोजन को।
नीचे जाने से साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। नीचे जाने से साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो मैं क्या लिखूंगी, नीचे जाने से साइज ऑफ अल्किल, साइज ऑफ हैलोजन, जो भी आपका साइज ऑफ हैलोजन है भाई वो इंक्रीज हो रहा है। इसी के वजह से जो आपकी बॉन्ड लेंथ है, जो आपकी बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी। आप लोग खुद ही सोचो भाई, खुद ही सोचो। अगर नीचे जाने से हैलोजन का साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है हैलोजन का, तो लेंथ तो बढ़ेगा ना, बॉन्ड लेंथ तो इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बता दो भाई। अब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड लेंथ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ को। बॉन्ड लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ को, मतलब ये बॉन्ड लेंथ उल्टा है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा भाई, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा नीचे जाने से। अब इधर आ जाओ भाई सारे के सारे, बॉन्ड एंथैल्पी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं लिखूंगी बॉन्ड एंथैल्पी, जिसी को आप बॉन्ड एनर्जी भी बोलते हो, जिसी को आप बॉन्ड एनर्जी भी बोलते हो, वो भी क्या होगी भाई, वो भी डिक्रीज होगी। समझे या नहीं समझे, सारा खेल हैलोजन के साइज का है। नीचे जाने से साइज बढ़ता है, लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, बॉन्ड एंथैल्पी कम होंगी। लो भाई इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, आगे का पॉइंट है आपका बॉइलिंग पॉइंट, जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे का पॉइंट क्या है भाई, आगे का पॉइंट है आपका बॉइलिंग पॉइंट, जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट ये कहता है कि जो भी आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो भी आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई मॉलिक्यूलर मास को। जो भी आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई मॉलिक्यूलर मास को, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग को। अब ज़रा इधर ध्यान दो सारे के सारे, ये वाला जो ऑर्डर मैंने अभी आपको लिखाया है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ये वाला चीज़ मैं आपको हर चैप्टर में लिखाऊंगी। देखो इसके बाद में जो चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसमें भी मैं आपको ये वाली चीज़ लिखाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे भी बॉइलिंग पॉइंट आएगा। उसके बाद में है अल्डेहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें भी मैं आपको ये चीज़ लिखाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे भी ये वाली चीज़ आने वाली है। ठीक है भाई। तीसरी थिंग आपकी जो है वो है आपका अल्डेहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, वो अमीन्स में भी ये वाली चीज़ मैं आपको लिखाने वाली हूँ। मतलब आने वाले 3 या 4 आगे वाले चैप्टर्स में भी ये वाला ट्रेंड आके ही रहेगा। तो अभी याद कर लो, boiling point is directly proportional to the molecular mass and inversely proportional to branching. Boiling point is directly proportional to molecular mass and inversely proportional to branching. ये सब समझेगा, सब समझेगा, थोड़ा सा वेट करो भाई। चलिए देखते हैं इस पार्ट को। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला एक सबसे एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, जो हर बार 2 मार्क के लिए वो 1 साल के इंटरवल पे पूछता है, 1 साल के आड़ पे बोलता है, वो बोलता है वाई अल्किल halide have higher boiling point, why alkyl halide have higher boiling point as compared to alkanes, as compared to alkanes। ये पहला तरीका एग्जामिनर का पूछने का। कभी कभी वो इसी क्वेश्चन को सेकंड तरीके से पूछेगा, वाई इथिल क्लोराइड या इथिल ब्रोमाइड, जैसे कि CH3 CH2 Cl have higher boiling point as compared to ethane, ठीक है भाई। अब ज़रा इधर देखो, क्वेश्चन दोनों के दोनों सेम है। कभी कोई साल में ये वाला क्वेश्चन आया, कभी कोई साल में ये वाला क्वेश्चन आया। आधे लोग बोलते, कुछ भी बोलते क्या मैम, ये एक ही क्वेश्चन कहाँ बार बार आया, मुझे तो नहीं दिखा, क्योंकि आपने ध्यान से नहीं देखा। कभी ये क्वेश्चन आया है
और कभी यही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लिया। आप देखो भाई, यहाँ पे अल्किल हैलाइड था तो ये अल्केन था, यहाँ पे इथिल क्लोराइड है तो इथेन आया। समझे या नहीं समझे? जब अल्किल हैलाइड था तो अल्केन आया, इथिल क्लोराइड है तो इथेन आया। मतलब चीज़ तो सेम ही है ना। इसका रीज़न क्या है भाई? देखते हैं इसका रीज़न क्या है भाई। इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड का आंसर है, ड्यू टू हाई पोलैरिटी, ड्यू टू हाई पोलैरिटी एंड हाई मॉलिक्यूलर मास, ड्यू टू हाई पोलैरिटी एंड हाई मॉलिक्यूलर मास, अल्किल हैलाइड have higher boiling point as compared to alkene। अगर क्वेश्चन में अल्किल हैलाइड की जगह इथिल क्लोराइड पूछा जाए तो आप इथिल क्लोराइड लिख देना भाई। तो फिर अल्केन के जगह पे क्या आएगा? तो फिर अल्केन के जगह पे आपका इथिन आएगा। काम ही खत्म। तो आपको याद क्या रखना है? सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ड। ये 2 वर्ड भाई आपको 2 मार्क दिला देंगे। कौन से 2 वर्ड है? हाई पोलैरिटी एंड हाई मॉलिक्यूलर मास। जिनको ये 2 वर्ड आ गए समझ जाओ, उनके 2 मार्क तो मैंने आज ही पक्के कर दिए। क्योंकि कभी ऐसा आता है, कभी ऐसा आता है। अब देखो, आधे लोग ये पढ़ के जाते हैं, ये वो आता नहीं है। जनरली वो ये पूछता है इथिल क्लोराइड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन इथिन। आधे लोग सोचते हैं मैंने तो इथिल क्लोराइड कभी पढ़ा ही नहीं था। लेकिन सोचो उसने दिमाग क्या लगाया एग्जामिनर ने। उसने ये चीज़ नहीं पूछी, उसने ये चीज़ पूछी। आंसर सेम ही है, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं रहता है। तो लो भाई, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, बस 2 वर्ड याद रखने का, हाई पोलैरिटी एंड हाई मॉलिक्यूलर मास। हाई पोलैरिटी एंड हाई मॉलिक्यूलर मास, काम खत्म। 2 मार्क्स जेब के अंदर। लो भाई स्क्रीनशॉट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपके टोटल 4 एग्जाम्पल लूँगी और सब समझ जाएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपका ले रही हूँ भाई, ये वाला। ज़रा ध्यान देना, एग्जाम्पल को देखने से पहले इधर ज़रा ध्यान दो। अगर मैं बात करती हूँ मॉलिक्यूलर मास की, मॉलिक्यूलर मास की, तो फ्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास सबसे पहले, मतलब फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास आयोडीन का होता है, फिर होता है भाई ब्रोमीन का, फिर होता है क्लोरीन का, और फिर होता है फ्लोरीन का। मतलब अगर मैं हैलोजन की बात करती हूँ तो हैलोजन के केस में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास आयोडीन का होता है, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, और फिर फ्लोरीन का। इतना क्लियर है भाई? अब आधे लोग बोलेंगे ये क्यों बता रहे? क्योंकि अभी समझ में आएगा कैसे होगा भाई। ज़रा देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपका है, फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका ये वाला, CH3F, CH3Br, सॉरी Cl, CH3Br और CH3I। ठीक है भाई। सेकंड एग्जाम्पल जो मैं आपका ले रही हूँ वो है आपका ये वाला एग्जाम्पल। ज़रा ध्यान देना इधर। सेकंड एग्जाम्पल है आपका ये वाला, CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3CH2CH2Cl, और एक है CH3CH2CH2CH2Cl। ठीक है भाई। जो थर्ड एग्जाम्पल है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका ये वाला एग्जाम्पल। पहला है आपका CH3, CH2, CH2, CH2Br। सेकंड जो आपका है वो है भाई ये वाला CH3, CH, CH3, CH2Br। फोर्थ ऑप्शन है आपका ये वाला CH3, C, CH3, 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 और ये है आपका Br। ठीक है भाई। ये 3 एग्जाम्पल आपको ये सब कुछ क्लैरिफाई कर देंगे। कोई भी जगह से MCQ टाइप का क्वेश्चन पेपर में आएगा। MCQ नहीं, मतलब 1 मार्क या 2 मार्क वाला क्वेश्चन अरेंज करने के लिए आएगा। जनरली 2 मार्क का आता है। जरा इधर देखो सारे के सारे। सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बताया, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मतलब जिसका मॉलिक्यूलर मास रहेगा ज़्यादा, जिसका मॉलिक्यूलर मास रहेगा ज़्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा? ज़्यादा। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। जिसका मॉलिक्यूलर मास रहेगा ज़्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा? ज़्यादा। समझे या नहीं समझे? अब ज़रा इधर देखो, चारों में से मॉलिक्यूलर मास किसका ज़्यादा है? यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे आयोडीन है।
भाई ये CH3 को देख के थोड़ी कंपेयर करेंगे, क्योंकि चारों में CH3 सेम है। सीधी सीधी बात हैलोजन को देखेंगे। हैलोजन के केस में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका है? आयोडीन का। सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका है? आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का। इसलिए मैं क्या लिखूंगी? बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है भाई, वो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। जिसका मॉलिक्यूलर मास रहेगा ज़्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा? ज़्यादा। आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास है सबसे ज़्यादा, इसलिए आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा है। ब्रोमीन का थोड़ा कम है, फ्लोरीन का थोड़ा और कम है, और फ्लोरीन का सबसे कम है। समझ गए ना? तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास का। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा रहेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा रहेगा। अब इधर आ जाओ। आधे लोग बोलेंगे इधर कैसे बताए भाई? मैम इधर तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है नहीं, हर केस में क्लोरीन तो सेम है। अब आप ही ज़रा बताओ, जैसे पहले केस में हर जगह पे CH3 तो सेम था, तो क्या हमने CH3 को देखा क्या? नहीं, हमने हैलोजन को देख के बताया। अब अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करती हूँ, तो इस एग्जाम्पल में क्लोरीन तो भाई हर जगह पे सेम है, तो क्या आप क्लोरीन को देख के बॉइलिंग पॉइंट को ऑर्डर बताएंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये तो सेम है ना। जो अलग है उसी को देख के बताते हैं ना, सेम को देख के थोड़ी बताएंगे। जैसे यहाँ पे CH3 सेम था, तो अपन ने CH3 को नहीं देखा, हैलोजन को देख के बताया बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। यहाँ पे क्लोरीन सेम है, तो अभी हम यहाँ पे अल्किल को देख के बताएंगे। मॉलिक्यूलर मास को ही आप बोल सकते हो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब ज़रा इधर देखना भाई, आपने यहाँ पे क्या देखा? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है। ठीक है, नीचे जाने से नंबर ऑफ कार्बन एटम, नीचे जाने से नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं भाई, इंक्रीज। नीचे जाने से नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं। पहले यहाँ एक ही था, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। कुछ लोग बोलेंगे आप क्लोरीन को क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि चारों केसेस में क्लोरीन ही है, चारों केसेस में क्लोरीन सेम है। क्लोरीन को देख के थोड़ी बताएंगे फिर। अभी आप अल्किस को देख के बताएंगे। नीचे जाने से नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं भाई। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। समझे या नहीं समझे? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेंगे ज़्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा रहेगा? ज़्यादा। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेंगे ज़्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा रहेगा? ज़्यादा। इस केस में नंबर ऑफ कार्बन है सबसे ज़्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा रहेगा? सबसे ज़्यादा। तो हम लोग ऑर्डर को कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। तो मैं लिखूंगी कि नीचे जाने से जो आपका बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो क्या होता है? वो इंक्रीज होता है। समझे या नहीं समझे भाई? समझे या नहीं समझे? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हैं और बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इधर आ जाओ भाई, लास्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। लास्ट एग्जाम्पल क्या बोलता है? यहाँ पे ज़रा काउंट करो, यहाँ पे हैलोजन तो सेम है, तो क्या आप हैलोजन को देख के कंपेयर कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ भी ब्रोमीन है, यहाँ भी ब्रोमीन है, यहाँ भी ब्रोमीन है। मैं तो ब्रोमीन को देख के बता ही नहीं सकती हूँ भाई। क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि हर तरफ ब्रोमीन है ना, तो हैलोजन को देख के बता ही नहीं सकते। अब ज़रा इधर आओ, कार्बन आइटम को चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन था, तो अपन ने हैलोजन को देखा। अब यहाँ पे हैलोजन सारे के सारे सेम थे, तो हम लोगों ने नंबर ऑफ कार्बन आइटम को देखा। इस एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे तो हैलोजन सेम है, मतलब आप हैलोजन को देख के बता नहीं सकते। फिर क्या देखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 कार्बन आइटम है। नीचे आ जाओ, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 कार्बन आइटम है। नीचे आ जाओ, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 कार्बन आइटम है। अब भाई इस केस में तो बड़ा ही अजीबोगरीब हो रहा है। हैलोजन भी है सेम, हैलोजन को देख के भी नहीं बता सकते। नंबर ऑफ कार्बन आइटम भी है सेम, नंबर ऑफ कार्बन को देख के भी नहीं बता सकते। अब ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो आप किसको देखेंगे? ब्रांचिंग को। समझे या नहीं समझे भाई? इधर देखो, सारे के सारे नीचे जाने से फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ब्रांचिंग जो है ना, ब्रांचिंग वो इंक्रीज हो रही है। ब्रांचिंग क्या हो रही है भाई? ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है। क्यों? ज़रा देखो ना, यहाँ पे एक ही लाइन थी, यहाँ पे एक लाइन और एक और लाइन आई, यहाँ पे एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, यहाँ पे तो ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा है।
ब्रांचिंग मतलब वो पेड़ के कैसे झाड़ के ये होते हैं ना बड़े ब्रांचेस, वही है ये। यहाँ पे एक भी ब्रांच नहीं है, यहाँ पे एक ब्रांच है, और यहाँ पे तो दो ब्रांच है, दो ब्रांचिंग नीचे जाने से बढ़ रही है। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, मतलब अगर ब्रांचिंग है ज़्यादा, अगर ब्रांचिंग है ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा? कम। बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा? कम। नीचे जाने से ब्रांचिंग बढ़ती है तो नीचे जाने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। नीचे जाने से भाई आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा? वो डिक्रीज होगा। समझे या नहीं समझे? सबसे पहले आप हैलोजन को देखेंगे। हैलोजन देख के आप बता दो, अगर हैलोजन सेम आ जाए तो नंबर ऑफ कार्बन को देखो, अगर नंबर ऑफ कार्बन भी सेम आ जाए, हैलोजन भी सेम आ जाए तो ब्रांचिंग को देखो। जिसमें ब्रांचिंग है सबसे ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। लो भाई इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लाइक तो बनता ही है भाई, प्लीज़ डू लाइक। थैंक यू वेरी मच।